वेलकम एवरीवन। सेक्शन 194R जैसा कि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डिस्कस भी कर चुकी हूँ आपके साथ, 1 जुलाई 2022 से इंप्लीमेंट हो रहा है। और कोई भी ऐसा सेक्शन आता है ना जिसमें थोड़े क्लैरिफिकेशंस डाउट्स होते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट एफएक्यू जरूर लेके आती है। तो इसके लिए भी एफएक्यू आ गए हैं और इस सेक्शन में तो बहुत सारे डाउट थे, एक नहीं बहुत सारे डाउट थे। और जो इसके लिए क्लैरिफिकेशन आई है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो लंबी रहेगी क्योंकि उसमें 10 एफएक्यू हैं और 10 एफएक्यू में ना बहुत सारी चीजें कवर कर रही हैं। आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि अगर आपका बिजनेस है, फिर आप प्रोफेशनल हो, दूसरे पर्सन के लिए काम करते हो, तो सभी के लिए ये रिलेवेंट वीडियो, इवन यूट्यूबर्स को भी इसके अंदर कवर कर दिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी इसमें कवर कर दिया है। काइंड में मिलने वाली चीजों को बेसिकली इसमें कवर करा है। तो जब भी काइंड की बात करते हैं हम, पहले तो मुझसे मेरे पास क्वेरी आ जाती है, बट इज काइंड के लिए एग्जाम्पल है, जैसे कोई चीज आपको काइंड में मिली, कार मिल गई, आपको मोबाइल मिल गया, आपको कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज करके दी गई है, इस तरह की चीजें क्या है काइंड में। तो क्योंकि काइंड पे एक टैक्स आ रहा है, तो काइंड पे टैक्स आने का मतलब एक तो हमें उसकी वैल्यू पे डाउट आ गया, वैल्यू को कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिर हमें डाउट आ गया कि जहां पे कैश इन्वॉल्व नहीं है तो टीडीएस पे करने पर तो अब दिक्कत हो जाएगी, कौन पे करेगा, कौन इसे बियर करेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि पहले से भी ये सब चीजें चल रही हैं, कुछ ऑलरेडी भी टीडीएस के सेक्शंस एप्लीकेबल है, तो कैसे ये सब काम करेगा, तो इस वीडियो में डिटेल में समझ रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, पहले ही बता रही हूँ आपको, तो जुड़े रहना है वीडियो के एंड तक अगर आपको डिटेल में समझना है, क्योंकि जिनको ये सेक्शन अप्लाई करना है ना 194R, या जिनका बिजनेस है, प्रोफेशन है, बहुत रिलेवेंट वीडियो है, मिस मत करना। तो चले बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्क्रीन पे आपके सामने है जो ये गाइडलाइंस आई हैं उनका सर्कुलर, ये इशू हुआ है 16 जून को। दिस इज अबाउट रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 194R। जब भी कोई क्लैरिफिकेशन आती है तो पहले सेक्शन के बारे में बताया होता है। मैं वैसे ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बना चुकी हूँ, पर आपको ब्रीफ जरूर करूंगी दोबारा से। तो सेक्शन 194R है, टीडीएस का सेक्शन है, नया टीडीएस सेक्शन है, 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल हो रहा है। क्या इसमें कोई लिमिट है? यस, 20,000 तक का अगर वैल्यू है तो उसके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अब आप कहोगे क्या कोई ऐसे पर्सन्स भी हैं जिन पे एप्लीकेबल नहीं है? यस, ऐसे इंडिविजुअल एंड एचएफ जिनका अगर बिजनेस है तो टर्नओवर अप टू 1 करोड़ है, और अगर प्रोफेशन है तो टर्नओवर अप टू 50 लाख है जो रिसीव्स, तो उन पे एप्लीकेबल नहीं, अदरवाइज ये एप्लीकेबल। रेट क्या है इसमें टीडीएस का? 10%। ये सेक्शन थोड़ा सा ना डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? अभी तक हम ज़्यादातर टीडीएस को कैसी ट्रांजैक्शंस पे करते हैं? जो कैश ट्रांजैक्शंस। कैश का मतलब चाहे आप चेक दो, एनईएफटी से करो, कैश में करो, कोई भी पेमेंट अगर आप किसी पर्सन को कर रहे हो, ठीक है, अदर देन काइंड। ये सेक्शन काइंड को इन्वॉल्व करता है। ये बोलता है कि अगर आपने अपने बिजनेस या प्रोफेशन की प्रमोशन के लिए किसी पर्सन को कुछ बेनिफिट या परक्विजिट्स दी है, चाहे वो काइंड में है, चाहे वो काइंड प्लस कैश में है, तो ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। इसके आते ही बहुत सारे डाउट्स आ गए। सबने मुझसे भी क्वेश्चन करे जब मैंने वीडियो डाली कि मेरी ये ट्रांजैक्शन है, क्या वो इस सेक्शन में कवर होगी? ये ट्रांजैक्शन एग्जाम्पल लो, क्या वो इस सेक्शन में कवर होगी? तो सारे डाउट आपके यहाँ पर अब मैक्सिमम कवरेज हो जाएगी। जो नहीं है तो फिर आप कमेंट करके पूछ। तो जो बातें मैंने आपको बताई यही सारी यहाँ पर लिखी है। और इस सेक्शन 194R का सबसेक्शन 2 जो है ना, वो ये बोलता है कि जो डिडक्टर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करेगा इस सेक्शन में टीडीएस जमा कराने की, ठीक है। किस पर अप्लाई नहीं है ये मैंने आपको बता ही दिया, और क्या लिमिट है वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कशन आपके साथ कर लिया। अब डिस्कस करते हैं। इसमें ये 7 पेजेस का सर्कुलर है, 10 क्वेश्चंस एंड आंसर्स इसमें कवर करें, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। केयरफुली आपको लिसन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इज इट नेसेसरी दैट, पहले क्वेश्चन से पहले ना मैं आपको पहले थोड़े बेसिक पॉइंट्स क्लियर कराऊंगी, तब आप उस पर आना तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी। मैं किसी और क्वेश्चन पे आपको लेकर चलती हूँ उससे पहले। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर। तो सेक्शन का आपने समझ लिया कि सेक्शन बात करता है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन के बेनिफिट के लिए अगर आपने किसी पर्सन को कोई बेनिफिट या परक्विजिट्स दिए हैं, चाहे वो काइंड में भी हैं, उन पे टीडीएस की लाइबिलिटी आ गई है एट द रेट 10% अंडर सेक्शन 194R। तो क्वेश्चन आया बिजनेसमैन का कि क्या सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट्स वो भी बेनिफिट और परक्विजिट्स हैं?
ठीक है, चलिए अब इसको जानिए इसका आंसर क्या है। गवर्नमेंट ने लिखा है सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट अलाउड टू कस्टमर फ्रॉम द लिस्टेड रिटेल प्राइस रिप्रेजेंट लेसर रियलाइजेशन ऑफ सेल प्राइस इटसेल्फ। यस, डिस्काउंट की वजह से, रिबेट की वजह से क्या होता है, सेल प्राइस कम हो जाता है। टू दैट एक्सटेंट परचेज प्राइस ऑफ कस्टमर्स इज ऑलरेडी रिड्यूस। एक पर्सन का सेल अमाउंट कम होता है, एक पर्सन का परचेज अमाउंट कम होता है। लॉजिकली दीज आर ऑल्सो, मैं पूरा ना पढ़ के साथ साथ समझाऊंगी, तो ऐसे मत सोचना कि मैडम तो बस पढ़ रही है। पढ़ूंगी नहीं तो आपको क्लैरिटी नहीं होगी, कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी फिर। ठीक है, तो पेशेंस के साथ इस वीडियो से जुड़ो। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि एंड तक वीडियो देखना, वीडियो लंबी है। अब ये पैराग्राफ क्या कहता है, लॉजिकल। तो अब इसमें यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक दे दिया, क्योंकि ये जो कैश डिस्काउंट्स या सेल डिस्काउंट या रिबेट है, दीज आर रिलेटेड टू सेल परचेज, दीज आर नोट बेनिफिट एंड परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 194 आर। तो इन पर 194 आर अप्लाई नहीं होगा, यही इस पैराग्राफ में बताया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगली सिचुएशन यहाँ पे बताई है। देयर कुड बी अनदर सिचुएशन वेयर अ सेलर इज सेलिंग इट्स आइटम फ्रॉम इट्स स्टॉक इन ट्रेड टू अ बायर। तो एक पर्सन बना लेते हैं, दूसरे पर्सन को सेल कर रहा है, इसके लिए ये परचेज हो गई, इस पर्सन के लिए क्या हो गई, परचेज। यहाँ पर एक पर्सन एक दूसरे पर्सन को सेल कर रहा है, जो उसके लिए है परचेज, यानी ये है बायर, ये है सेलर। ठीक है, सेलर ने ऑफर की है उसको 2 आइटम फ्री विद द परचेज ऑफ 10 आइटम की ऑफर कर दिया कि 10 आइटम खरीदोगे मुझसे तो 2 फ्री दे दूंगा, यानी कि उसको 10 आइटम की कॉस्ट में 12 आइटम मिल गई। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, द सेलर इज एक्चुअली सेलिंग 12 आइटम्स एट प्राइस ऑफ 10 आइटम। लेट अस अज्यूम दैट द प्राइस ऑफ ईच आइटम इज 12, हर एक आइटम का प्राइस 12 है। इन दिस केस सेलिंग प्राइस क्या होगा, 120 फॉर 10 आइटम्स, यानी वो उसने 12 आइटम खरीदी, तो 12 के लिए 10 की कॉस्ट लगाएगा वो उसको, जिसकी 12 रुपये पर यूनिट कॉस्ट है, तो 120 रुपीज़ उससे लेगा बायर से। फॉर बायर ही परचेज 12 आइटम्स एट प्राइस ऑफ 10। बायर के लिए, सेलर के लिए प्राइस कितना हुआ, 12 रुपये। परचेजर के लिए प्राइस कितना बन गया, 12 आइटम्स का 10 रुपये। जस्ट लाइक सेलर द परचेज प्राइस ऑफ बायर इज 120 फॉर 12 आइटम एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू रिकॉर्ड सो इन हिज बुक्स। दोनों अपनी अपनी बुक्स में ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे। इन दिस सिचुएशन अगेन देयर कुड बी डिफिकल्टी इन अप्लाई सेक्शन 194 आर प्रोविजन, और इस केस में भी इस सेक्शन को अप्लाई करने में दिक्कत होगी। इसीलिए टू रिमूव द डिफिकल्टी इट इज क्लैरिफाइड दैट ऑन द अबव फैक्ट्स नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 आर। बट इंपॉर्टेंट, अब बात कर लो फ्री सैंपल्स की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज क्लैरिफाइड दैट सिचुएशन इज डिफरेंट व्हेन फ्री सैंपल्स आर गिवन एंड अबव रिलैक्सेशन वुड नॉट अप्लाई टू द फ्री सैंपल। फ्री सैंपल्स को 194 आर में कवर करा जाएगा। ठीक है, उसको इसके साथ आपने मिक्स नहीं करना, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख दिया है। फिर और समझाया आपको, सिमिलरली this relaxation should not be extended to other benefits provided by the seller in connection with its sale. To illustrate, अब किन पर फिर से 194 आर यहाँ पे अप्लाई होगा, जैसे इलिस्ट्रेशन दी इन्होंने, एग्जाम्पल्स कवर करें। दिस इज नोट एंड एग्जॉस्टिवली, सिर्फ एग्जाम्पल, इसे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। When a person give incentive other than discount rebate in the form of cash or kind such as car, TV, computer, gold coin, mobile phone, इंसेंटिव की तरह क्या दिया जा रहा है, काइंड में कुछ, जैसे कि मान लीजिए ये पर्सन है और एक ये पर्सन है। ये पर्सन इसको दे रहा है एक टारगेट अचीव करने के बदले कार की वैल्यू है 5,20,000 से ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट कह रही है इस पे आप 10% का TDS जमा कराओगे एज पर सेक्शन 194 आर। When a person sponsor a trip for the recipient, तो ये एग्जाम्पल मैंने अपने पहले वाली वीडियो में डिस्कस करा था, बिल्कुल यही एग्जाम्पल, और उसको यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया। मेरे उस एग्जाम्पल के लिए भी 1-2 पर्सन की क्वेरी आ रही थी कि ऐसे कैसे, तो देखिए गवर्नमेंट ने भी क्लैरिफाई कर दिया। When a person sponsor a trip for the recipient and his or her relative upon achieving certain target, मान लो इसने इसको कार ना देके स्विट्जरलैंड का ट्रिप ऑफर कर दिया, वो भी क्या है 194 आर में कवर होने वाला बेनिफिट है, TDS एप्लीकेबल होगा। When a person provide free ticket for an event, when a person give medicine sample free to the medical practitioners, etc. These are only illustrative. इसके अलावा बहुत सारे n number of example इसमें हो सकते हैं।
The relaxation provided from non-deduction of tax for sale discount and rebate is only on those items and should not be extended to others. It is further clarified that these perquisites may be used by the owner, director, employee of the recipient entity or their relative who in their individual capacity may or may not carrying business or profession exercising a profession. जैसे इसके लिए ना अभी बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल देंगे हॉस्पिटल का, आगे आएगा, पहले आप इसको पढ़ लो। मतलब यहाँ पे बेनिफिट डायरेक्टली नहीं दिया जा रहा है, इनडायरेक्टली दिया जा रहा है। कैसे? उनको ओनर को, डायरेक्टर को या एम्प्लॉय को। However, the tax is required to be deducted by the person in the name of recipient entity since the usage by the owner, director, employee, relative is by virtue of their relation with the recipient entity and in absence and in substance of the benefit perquisite has been provided by the person to the recipient entity। शायद अभी हो सकता है आपको समझ ना आए। चलिए इलिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। फ्री मेडिसिन सैंपल प्रोवाइड किए जा सकते हैं बाय अ कंपनी एक ऐसे डॉक्टर को जो एम्प्लॉय है किसी हॉस्पिटल का। तो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो गया? एक कंपनी इन्वॉल्व हो गई, एक हॉस्पिटल इन्वॉल्व हो गया और इस हॉस्पिटल का एक डॉक्टर इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, ये कौन है? डॉक्टर जो एम्प्लॉय है इस हॉस्पिटल का। ठीक है, तो 3 पर्सन यहां कवर हो गए। देन टीडीएस अंडर सेक्शन 1, यहाँ पे बेनिफिट किसको दे रही है? कंपनी। कंपनी काम तो इसके साथ करती है, बेनिफिट किसको दे रही है? इसको दे रही है। The TDS under 194R of this act is required to be deducted by the company in the hand of hospital। ठीक है, इसका TDS काटेगा, इस पे भी as benefit perquisite is provided to the doctor on account of him being the employee to the hospital, thus in the substance the benefit या perquisite is provided to the hospital। ऐसे माना जाएगा जैसे कि ये benefit किसे दिया गया है? हॉस्पिटल को। The hospital may subsequently treat this benefit या perquisites as the perks given to its employee if the person who used it is his employee under section 17 of the act and deduct the tax under section 192 of the act। और अब इस पर्सन को जो बेनिफिट मिला है, हॉस्पिटल इसके साथ क्या कर सकता है? एज एम्प्लॉय वाला ट्रीटमेंट करके जो परक्विजिट्स पे सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग टैक्सेशन एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 192 उसको यूज कर सकता है। इन सच अ केस इट वुड बी फर्स्ट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ हॉस्पिटल। पहले ये किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? हॉस्पिटल के। एंड देन अलाउड एज डिडक्शन एज सैलरी एक्सपेंडिचर, दस अल्टीमेटली द अमाउंट वुड गेट टैक्स इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉय एंड नॉट इन द हैंड ऑफ द हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये जहां पे ये 3 इन्वॉल्व हो गए तो इनडायरेक्टली टैक्सेशन किया जा रहा है। हॉस्पिटल कैन गेट क्रेडिट ऑफ टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194R ऑफ द एक्ट बाय फर्निशिंग द रिटर्न। और इस केस में भी 20,000 की आपको लिमिट तो देखनी, 20,000 की लिमिट तो हर केस में आपको देखनी है। फिर एक एग्जाम्पल है, अगला इंपॉर्टेंट है। अभी तो ये जो पर्सन था डॉक्टर, ये एम्प्लॉय था। अब अगर उसका एम्प्लॉय नहीं है, वर्क कर रहा है एज अ कंसल्टेंट इन द हॉस्पिटल, in this case the benefit or perk provided may deducted tax under 194R of the act with hospital as recipient and then hospital may again deduct tax under section 194R of the act for providing the same benefit or perk to the consultant। 2 बार 194R अट्रैक्ट होगा। बट टू रिमूव दिस डिफिकल्टी एज एन ऑल्टरनेटिव द ओरिजिनल बेनिफिट और परक्विजिट्स प्रोवाइडेड में डायरेक्टली डिडक्ट टैक्स अंडर 194R ऑफ द एक्ट इन द केस ऑफ कंसल्टेंट एज अ रेसिपिएंट। तो इन्होंने बताया जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है ना, फिर अगर बेनिफिट दिया जा रहा है किसी तीसरे पर्सन को, तो फिर डायरेक्टली कह रहे हैं 194R अप्लाई कर लो। वरना पहले हॉस्पिटल पे लगाओगे, हॉस्पिटल फिर कंसल्टेंट पे लगाएगा तो वो दिक्कत आएगी। डायरेक्टली कंपनी किसका लगा देगी? कंसल्टेंट। 194R अप्लाई कर दे। क्लियर है आपको? एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194R शेल नॉट अप्लाई इफ द बेनिफिट और पर्क इज बिंग प्रोवाइडेड टू अ गवर्नमेंट एंटिटी लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो मैंने अभी आपके साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले कवर करा है। आपके मैक्सिमम डाउट्स तो इसी से क्लियर हो गए होंगे। अभी भी इस क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट है, जल्दी से कमेंट कर लो क्या डाउट आ रहा है माइंड। अगला क्वेश्चन कवर करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। कैसे ये वैल्यूएशन करी जाएगी जो काइंड में बेनिफिट या परक्विजिट है। जैसे कि किसी ने किसी को कार दी, उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करी जाएगी? तो वैल्यू वैसे तो जहां भी निकालनी होती है, अभी तक भी जैसे कैपिटल गेन के चैप्टर हो गए या कई जगह पे हम क्या यूज करते हैं? फेयर मार्केट वैल्यू। सेम ही
पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। बट इन्होंने यहाँ पे दो चीज़ें बताई हैं। द बेनिफिट या परक्विजिट्स प्रोवाइडर हैज़ परचेज्ड द बेनिफिट, ऐसा बेनिफिट दिया जा रहा है जो प्रोवाइडर ने पीछे से किसी से परचेज किया है, फिर तो परचेज प्राइस। अगर मैन्युफैक्चरर है वो पर्सन, खुद का मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट किसी को दे रहा है एज बेनिफिट या परक्विजिट्स, तो फिर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू यानी जो वो कस्टमर से अपने चार्ज करेगा। इस केस में एग्जांपल लेते हैं परचेज वाले में। जैसे स्विट्जरलैंड का ट्रिप ऑफर करा था, तो मान लो वो स्विट्जरलैंड का ट्रिप उसने 2 लाख में खरीदा था, ठीक है, टूर एंड ट्रेवल वाली कंपनी से, तो 2 लाख ही रहेगी उसकी वैल्यू, इस पे कटेगा टीडीएस। अब कोई कंपनी है मोबाइल जो बनाती है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसने अपना मोबाइल भेजा है प्रमोशन के लिए, ठीक है, उसका जो प्राइस वो अपने कस्टमर से चार्ज करेगा, मान लो वो ए को बेचता ये मोबाइल तो उससे लेता 50,000 रुपये, तो ये वैल्यू कंसीडर की जाएगी टीडीएस। क्लियर है आपको कैसे होगी वैल्यू कंसीडर इन केस ऑफ काइंड, क्योंकि ये सेक्शन काइंड की भी बात कर। क्लियर है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कवर कर दिए गए हैं सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। इनके लिए बना दी है मैंने सेपरेट वीडियो, यहाँ आई बटन पे लिंक कर दी है। क्रक्स यही है कि बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं अदर ब्रांड्स के, तो जैसे ही वो ब्रांड किसी भी पर्सन को अपना प्रमोशन के लिए प्रोडक्ट भेजेगा तो प्रोडक्ट की वैल्यू के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करेगा उस इन्फ्लुएंसर का, ठीक है। अभी तक कैश पे तो हर जगह टीडीएस कटता था, बहुत सारे लोग ना अभी भी बार बार कंफ्यूज है कि कैश पे तो कटता ही है, हमें कैश में अमाउंट मिलता है तो उस पर तो टीडीएस कटता ही है, यही क्वेश्चन आता है। बात काइंड की भी बात हो रही है, यहाँ पे काइंड को इन्वॉल्व किया जा रहा है 194R सेक्शन के थ्रू, इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। अब डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर रिम्बर्समेंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस incurred by the service provider in the course of rendering service is benefit और perquisites। इसको हम एग्जाम्पल से कवर करेंगे। यहाँ भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये जो पूरी सर्कुलर है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी है, ये है एक्स कंपनी, और उन्होंने एक कंसल्टेंट हायर करा, कंसल्टेंट, ठीक है। इस कंसल्टेंट की फीस जो डिसाइड करी गई है, कंसल्टेंसी फीस, वो है 10, और इनको काम दिया गया है कि इस कंपनी के और भी कुछ यूनिट्स हैं तो वहाँ भी ये सारी टेक्निकल चीज़ें देखेगा। अब और उसके यूनिट्स में टेक्निकल चीज़ें देखने के लिए इस कंसल्टेंट को ट्रेवल भी करना पड़ता है, वहाँ पे स्टे भी करना पड़ता है, तो इसके जो बोर्डिंग एंड लॉजिंग के एक्सपेंसेस है ना, अगर ये एक्सपेंस कर रहा है बी, मतलब कि मान लीजिए 2 लाख के बोर्डिंग एंड लॉजिंग के खर्चे हुए और ये खुद ही बी ने ही बियर करे हैं, कंपनी एक्स से नहीं लिए हैं, दैट मीन्स ये 194R में कवर नहीं होंगे। इस केस में बी कितनी इनकम अपनी दिखाएगा, 10 लाख माइनस 2 लाख, यानी नेट इनकम उसकी आएगी 8 लाख। इस कंसल्टेंसी सर्विस से उसने कितनी इनकम अर्न करी, 8 लाख, क्योंकि 2 लाख का तो उसने खर्चा कर दिया जो उसने एक्स कंपनी से क्लेम भी नहीं करा। इस केस में सेक्शन 194R एप्लीकेबल नहीं होगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यही वाली कंपनी है एक्स और इसका यही एक कंसल्टेंट है बी, ठीक है। इसकी वही कंसल्टेंसी फीस डिसाइड हो गई है 10 लाख। अब जो बोर्डिंग एंड लॉजिंग का खर्चा हो रहा है 2 लाख का, वो बियर कर रही है अगर कंपनी एक्स, तो फिर ये 2 लाख का खर्चा 194R में कवर हो जाएगा। कंपनी के एक्सपेंसेस हो जाएंगे इस केस में 10 लाख प्लस 2 लाख, 10 लाख की कंसल्टेंसी फीस, 2 लाख के जो बोर्डिंग एंड लॉजिंग के खर्चे हैं, 94R सेक्शन इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी इस 2 लाख पे 10% TDS कंपनी डिडक्ट करेगी कंसल्टेंट, ठीक है। यही सब बातें यहाँ लिखी हैं, आप चाहो तो इसे डिटेल में पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चंस मुझसे मेरी पहली वीडियोस पे कुछ पर्सन्स ने पूछे भी थे, इसको आप क्लियरली पढ़ लेना। कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। क्वेश्चन नंबर 8,
इफ देयर इज अ डीलर कॉन्फ्रेंस टू एजुकेट द डीलर्स अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। बहुत सारे पर्सन से करते हैं, ऐसी कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें अपने प्रोडक्ट के लिए जो उनके डीलर्स होते हैं उनको एजुकेट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये भी बेनिफिट और परक्विजिट्स है? तो आंसर दिया जा रहा है एक्सपेंडिचर pertaining टू डीलर या बिजनेस कॉन्फ्रेंस वुड नॉट बी कंसिडर्ड एट बेनिफिट या परक्विजिट्स फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 194R। इन द केस ऑफ डीलर बिजनेस कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड विद द प्राइम ऑब्जेक्ट, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्या है उनका? एजुकेट करना डीलर्स को अबाउट द एस्पेक्ट, जैसे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, ये बता रहे हैं। डिस्कशन इज हाउ टू प्रोडक्ट इज बेटर देन अदर, ऑब्टेनिंग ऑर्डर फ्रॉम द डीलर्स या कस्टमर्स, टीचिंग सेल टेक्निक, एड्रेसिंग क्वेरीज, रिकन्सिलेशन ऑफ अकाउंट्स विद डीलर या कस्टमर्स। देन आगे बोला जा रहा है हाउ एवर सच कॉन्फ्रेंस मस्ट नॉट बी इन द नेचर ऑफ इंसेंटिव या बेनिफिट। तो एजुकेशन के लिए अगर कॉन्फ्रेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर इंसेंटिव या बेनिफिट के लिए टू सिलेक्ट डीलर या कस्टमर्स हु हैव अचीव्ड पर्टिकुलर टारगेट्स, देन ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। कैसे? फर्दर इन द फॉलोइंग केसेस द एक्सपेंडिचर वुड बी कंसिडर्ड एज द बेनिफिट अंडर 194R। नंबर 1, expenses attributable to leisure trip or leisure component even if it is incidental to the dealer या business conference, expenditure incurred for family member accompanying the person attending dealer या business conference, वो भी 194R में कवर होंगे। एक्सपेंडिचर ऑन पार्टिसिपेंट्स ऑफ डीलर या बिजनेस कॉन्फ्रेंस फॉर डे विच आर ऑन अकाउंट ऑफ प्रायर स्टे और ओवर स्टे बियॉन्ड द डेट ऑफ सच कॉन्फ्रेंस। तो जो ये ट्रिप के खर्चे, बोर्डिंग एंड लॉजिंग के सारे खर्चे अगर अदर देन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस करी गई है बेनिफिट देने के लिए डीलर से एजेंट को, तो फिर 194R एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन आया था कि 194R में मैम आपने बताया कि ये काइंड पे भी एप्लीकेबल है, कैश प्लस काइंड पे भी एप्लीकेबल है, क्या ये कैश ट्रांजैक्शन पे भी एप्लीकेबल होगा? कोई बेनिफिट या परक्विजिट अगर कैश में दिया जा रहा है क्या उस पर भी एप्लीकेबल होगा? यस। सेक्शन 194R तीनों की बात करता है और कैश वाले फिर वो बेनिफिट्स इसमें कवर हो जाएंगे जिन पे पहले कोई TDS एप्लीकेबल नहीं हो रहा। ठीक है, यही पूरी बात इस क्वेश्चन नंबर 2 में करी गई है। आप चाहें तो इसे डिटेल में पढ़ सकते। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपको लेकर चलना चाहूंगी फिर से लास्ट में क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन बात कर रहा है कि जहां पे हम काइंड प्लस कैश की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर काइंड की बात कर रहे हैं, और इन केसेस में अगर कैश सफिशिएंट नहीं है TDS लाइबिलिटी पे करने के लिए, तो हाउ इट वर्क्स। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 194R प्रोवाइड करता है दैट इफ द बेनिफिट या परक्विजिट इज इन द काइंड और पार्टली इन काइंड एंड कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट TDS, then the responsible person for providing such benefit or perk is required to ensure किसकी liability है? डिडक्टर की, जिसने बेनिफिट दिए हैं कि वो टैक्स को डिडक्ट करे और गवर्नमेंट को उसको पे करे बिफोर रिलीजिंग द बेनिफिट या परक्विजिट्स। हाउ कैन सच पर्सन सेटिस्फाई दैट टैक्स हैज़ बिन डिपॉजिटेड। तो काटने वाला पर्सन कैसे ये चीज़ सेटिस्फाई करेगा कि डिपॉजिट हो गया है कैश? तो आंसर है इसका 2 ऑल्टरनेटिव दिए हैं गवर्नमेंट ने, नंबर 1 एंड नंबर 2, यानी जो हमारे 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक रिसिपेंट ऑफ द बेनिफिट, एक पेयर ऑफ द बेनिफिट। तो पहले बात हो रही है रिसिपेंट की, डिडक्टर क्या कर सकता है? रिसिपेंट को बोल सकता है कि आपको जो मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ, मान लीजिए 2 लाख का प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो बोल सकता है कि 20,000 का आप टैक्स जमा करा दो एज एडवांस टैक्स। ठीक है, और साथ में वो उससे ले लेगा एक डिक्लेरेशन अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ चालान। ठीक है, और उस चालान के थ्रू अपनी जो रिटर्न है TDS की उसको कंसीडर करते हुए भरेगा। ये दूसरी ऑप्शन है कि जो पेयर है वो इस TDS को बियर करे और गवर्नमेंट को पे करे। अगर ये पेयर इस कंसिडरेशन के अलावा TDS को बियर कर रहा है तो दोनों को कंसोलिडेट करके रिवर्स कैलकुलेशन करके उसको TDS पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट तो कहते हैं किसी से भी ले लो, रिसिपेंट से ले लो चाहे पेयर से ले लो, हमें तो टैक्स से मतलब है और ये टैक्स आपको डिडक्ट करना ही है। अभी मैं एक वीडियो अपलोड करी थी, उस पर एक मेरे पास क्वेश्चन आया कि हम क्या कर सकते हैं, ये जो हम बेनिफिट दे रहे हैं इनकी वैल्यू दिखा सकते हैं ₹1
फिर हमें कोई TDS काटना ही नहीं पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने जो मैंने आपको अभी फेयर मार्केट वैल्यू वाला जो क्वेश्चन दिखाया था, तो वो बिल्कुल आपको चेक करना है। इस वैल्यू के अलावा अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू आप एज्यूम नहीं कर सकते TDS काटने के लिए, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट रहेगा, परचेज प्राइस का कंसेप्ट रहेगा। अपनी मर्जी से आप किसी भी चीज़ की वैल्यू को 1 रुपया करके TDS नहीं काटोगे, TDS से नहीं बच पाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि TDS कब से एप्लीकेबल हो रहा है? 1 जुलाई 2022 से। तो ऑफ कोर्स हमें डाउट है कि हम लिमिट जो देखनी है हमें 20,000 की, वो क्या 1 जुलाई से देखें? नहीं, वो 1 अप्रैल से ही देखनी है। हमेशा कोई भी सेक्शन आता है उसमें कोई लिमिट होती है, तो लिमिट को फिर वो फाइनेंशियल ईयर से ही एप्लीकेबल करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि लिमिट देखने के लिए 20,000 की, क्योंकि एग्रीगेट देखना है आपको पूरे साल में। एग्रीगेट वैल्यू देखने के लिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर की, वो आपको 1 अप्रैल से देखनी है। पर जो TDS काटना है जिस बेनिफिट या परक्विजिट्स पे, वो जो आफ्टर 30 जून वाले हैं उन पे डिडक्ट करना है। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। नंबर 1 तो लिमिट के लिए लिखा है, नंबर 2 TDS डिडक्शन के लिए लिखा है। जो बिफोर 30 जून वाली ट्रांजैक्शन है 1 अप्रैल से 30 जून, उन पे TDS नहीं लगेगा, पर लिमिट के लिए वो कंसीडर करी जाएंगी। क्लियर है आपको? अब मैंने 2 क्वेश्चन जो छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, अब उस पर लेकर जाना चाहूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सिंपली ये बात करते हैं, नहीं आएगा कि अब जो रिसिपेंट है जिसे हम बेनिफिट या परक्विजिट्स दे रहे हैं, उसके लिए ये किस तरह का अमाउंट है, क्या उसके कौन से सेक्शन में वो टैक्सेबल है उसके लिए, क्या वो कैपिटल एसेट है उसके लिए, या टैक्सेबल है अंडर क्लोज 28(4) ऑफ द एक्ट। तो गवर्नमेंट ने सिंपली बोला है कि आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि रिसिपेंट के लिए वो कहाँ पे और किस सेक्शन में टैक्सेबल है, क्या वो उसकी कैपिटल एसेट्स की तरह ट्रीट करनी है, क्वेश्चन नंबर 3 में बताया। तो उसके लिए डिडक्टर को कोई चिंता नहीं करनी है। रिसिपेंट के लिए चाहे किसी भी तरह के से वो टैक्सेबल हो, किसी भी सेक्शन में टैक्सेबल हो, उनको ये सेक्शन एप्लीकेबल करना है। ये सोच के नहीं करना कि आगे रिसिपेंट के लिए कैसे वो टैक्सेबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में यही कवरेज है। कैपिटल एसेट की बात करता है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है कि क्या इस सेक्शन को हमने देखना है क्या, उसके हिसाब से फिर 194R लगता है या नहीं डिसाइड करना नहीं। रिसिपेंट के हैंड में कैसे टैक्सेबल है वो आपका 194R की टैक्सेबिलिटी डिसाइड नहीं करेगा। तो मैंने मेजरली आपके साथ ये पूरा सर्कुलर डिस्कस कर लिया है। अभी भी आपके डाउट्स हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट करके। मैं कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। आप भी सर्कुलर को निकालिए, इसे पढ़िए, और भी क्लैरिटी आपको होगी पढ़ने से, ठीक है। और फर्दर मैं अब इसको क्वेश्चन वाइज भी सेपरेट वीडियोस जो भी मुझे रिलेवेंट लगेंगी, जैसे मैंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए रिलेवेंट लगी मुझे वीडियो, मैंने वो अलग से डाली। अब जो भी मुझे इसके पार्ट्स अलग से बेनिफिशियल लगेंगे वो मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अच्छी लग रही है वीडियो, लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब मैं आपको ले आई हूँ हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे। यहाँ हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं। जो पर्सन्स लर्निंग में इंटरेस्टेड है, डिटेल में सीखना चाहते हैं, चाहे वो GST है, ITRs भरनी है, उनको ऑटोमेशन चाहते हैं बैलेंस शीट का, तो ये सभी कोर्सेज हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब हमारी वेबसाइट की ऐप भी आ चुकी है StudyBuddy की, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका रिव्यू करेंगे तो आपको 25% का एक्स्ट्रा बेनिफिट हम देंगे। कोर्सेज का डिस्काउंट ऑफर है ये। इसके लिए आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। ये है कॉन्टैक्ट नंबर उनका। तो डिस्काउंट का बेनिफिट लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।